वेलकम टू द नंबर गेम एंड बियॉन्ड द बुक्स। आज मेरे साथ रोमान मौजूद हैं और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं और वो इनको बहुत पसंद है और ये मुझसे अक्सर जिक्र करते हैं और वो टॉपिक है द मुगल्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तान की जो एक पहचान है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी मुगल्स ने। तो आज उसके बारे में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है और आपकी तरफ से जब फीडबैक मिलेगा तो हमारी समझ में आएगा कि हमें और क्या क्या चीज़ें आपके साथ जिक्र करना चाहिए थी। तो आज का प्रोसेस ऐसा है कुछ कि मैं आपके ऊपर कुछ सवाल फेंकूंगा, आप कुछ सवाल मेरे ऊपर बॉम्बार्ड करेंगे और देखते हैं कि हम दोनों की चर्चा कहाँ पहुंचती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें जाए इस पे। बिल्कुल बिल्कुल, अब शुरू किया जाए। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जी साहब। ये जो मुगल्स जो शब्द है, जी हाँ, पहले तो इस पे आ जाते हैं कि ये मुगल शब्द कैसे पड़ा और जी दूसरा ये कि मुगल्स क्या हमेशा से हिंदुस्तान की सरजमी पर रहते थे या कहीं बाहर से आए थे तो कहाँ से आए थे और रहते थे तो उनके पूर्वज कौन थे? आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, तो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं और आपके हर एक सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुगल्स कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं थे। वो जो थे अफगानिस्तान के किसी एरिया में रहते थे जो कि उस टाइम पर अफगानिस्तान नहीं कहलाया जाता था। तो उनको बुलाया था दौलत खान लोधी ने। दौलत खान लोधी जो थे वो इब्राहिम लोधी के गवर्नर थे। उनको राजगद्दी चाहिए थी दिल्ली सल्तनत की। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाबर को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि आप जो है दिल्ली आ जाइए, यहाँ पे आके इब्राहिम लोधी को हरा दिए और आपको रिटर्न में जो भी कुछ चाहिए यानी कि सोना या जवाहरात जो भी कुछ चाहिए हम आपको देंगे। तो उनको ये न्योता बहुत पसंद आया और वो यहाँ पे आए। उन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया और उसके बाद जब यहाँ पे आए तो उनको यहाँ का स्लाइड इंटरप्शन, यहाँ जब हराया उन्होंने बाबर ने इब्राहिम लोधी को, जी हाँ, जो कि दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे। जी हाँ। कब हराया था? किस जंग में? उन्होंने हराया था बैटल ऑफ पानीपत 1526 यानी कि 1526 में। बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर जब दिल्ली में रहे तो उनको वहाँ का वातावरण, उनको वहाँ की जगहें, वहाँ के आर्किटेक्चर को जो भी उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो फिर यहीं पे बस गए। अब आपका दूसरा सवाल था कि ये मुग़ल शब्द कहाँ से आया। हुआ कुछ यूँ, जब वो बाबर की जो मैटरनल पेरेंट्स थे वो मंगोलियन थे, तो उनका हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा करता था मंगोलियन में। उनके कल्चर में थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट लेते थे। तो इसी तरह वो अपने आप को हमेशा मंगोलियन ही बताया करते थे अक्सर। तो कहीं ना कहीं फिर यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो मुग़ल शब्द आया ये मंगोल से आया। तो उसके बाद बाबर जो थे वो यहाँ पे कई सारे उन्होंने टेरिटरीज कब्जे में करी, जंगें लड़ लड़ के कई सारी जंगें हुई। उन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करते रहे, दिल्ली से काफ़ी आगे बढ़ते रहे हल्के हल्के करके। उसके बाद फिर जो राजा आए उसके बारे में बताएंगे हमें आमिर जावेद खान। आप सवाल पूछिए कि आपका सवाल क्या है, मैं बताना तो चाहूँगा, लेकिन मुझे सवाल बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं कि अगला बादशाह कौन आया बाबर? जी हाँ, मुगल सल्तनत थोड़ी बहुत विस्तार हो चुका था। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके तख्त पे काबिज हो गए। उसके बाद अगले 4 सालों तक उन्होंने चारों एरियाज में जंग लड़ी। इसका मतलब उन्होंने अपनी टेरिटरी को काफी एक्सपेंड कर लिया। बेशक उन्होंने काफी एक्सपेंड कर लिया। 1530 में उनके वो बीमार हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो 4 साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है। सो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 4 years ही वाज देयर इन इंडिया, स्पेशली द एरिया अराउंड दिल्ली। फिर उसके बाद हुमायूं राजा बनते हैं। हुमायूं जब हुकूमत पर आते हैं तो उनके 3 और भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदल। आपको मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ आपकी बात में। मेरे इस सवाल के साथ मुझे कुछ और सवाल आए हैं, मैं पूछूं आपसे? अरे बिल्कुल पूछिए सर। हुमायूं के बारे में जब आप बताइए। चैलेंज टफ बनाते जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टफ। वो पहला सवाल मेरा ये है कि ऐसा कहा जाता है कि लोगों का मानना है कि मुगल जो राज रहा वो लगभग 250 से ज़्यादा साल रहा, लेकिन एक यहाँ पे एक फैक्ट है, वो ये है कि 10 से 15 साल मुगल राज जो है वो नहीं रहा था, वो हट गया था मुगल राज। तो वो कब हटा, क्यों हटा, क्या वजह रही? दूसरा सवाल मेरा ये है कि हुमायूं को बहुत ज़्यादा बदनसीब राजा कहा जाता है। वो बदनसीब राजा क्यों कहा जाता है, आप उसके बारे में मुझे बताइएगा। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप मेरे सवाल का जवाब कब देंगे? मैं थोड़ा सा डर गया था कि तीसरा सवाल भी आ गया। ऑलराइट, सो
मुगल बादशाह, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, सवाल बिल्कुल वाजिब है कि मुगल बादशाह को यानी हुमायूं को मुगल सल्तनत का सबसे बदनसीब बादशाह कहा जाता था। उसकी वजह यह रही कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, हिंदल और अस्करी। कुछ लोग अस्कारी कहते हैं, कुछ लोग अस्करी कहते हैं। सो आई मे बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन इन प्रोनाउंसिंग देयर नेम्स, बट नाम कहीं ना कहीं यही थे। अब उनके जो 3 भाई थे उसमें से कहा जाता है कि कामरान वाज नॉट वेरी मच लॉयल टू हिज ब्रदर, और उनको कुछ अच्छा, बाबर ने अपने चारों बच्चों को टेरिटरी बांटी थी और उस सबको गवर्नर बना दिया था, और उसूल ये था कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो बादशाह बनेगा। सो व्हेन हुमायूं बिकेम द किंग एंड हुमायूं सक्सीडेड बाबर, तब उनके भाई कामरान जो थे उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, एंड टू सम एक्सटेंट ही वाज अ लिटिल डिसलॉयल टुवर्ड्स हिज ब्रदर हुमायूं। तो एक तो यही वजह रही कि घर में ही फूट पड़ चुकी थी, और हुमायूं का अपने उनके सगे भाई जो थे, हुमायूं को उनके अपने ही भाई जो थे उनको दगा दे रहे थे, सगे नहीं थे वो, उनको दगा दे रहे थे। सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही जिसकी वजह से उसको मैनेज नहीं कर पाए। दूसरा, हुमायूं को कहा जाता है कि इमोशनली बहुत चार्ज रहा करते थे, यानी फैसले इमोशन से लेते थे, डिप्लोमेटिकली डील नहीं किया करते थे, जो कि एक राजा के लिए बहुत गलत है कि अपने इमोशन से फैसले लेना, बात है, बहुत हानिकारक हो जाता है किसी भी राजा के लिए। और तीसरी वजह ये रही कि उनके फादर, जब जो मैंने आपको बताया कि उनके फादर शुरू में उन्होंने सबके साथ जंग लड़ी शुरू 4 साल में, तो जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो एनिमीज थी उनको मौका मिला वापस से अटैक करने के लिए। सो हुमायूं के ऊपर एक तरीके से दोनों तरफ से वॉर होना शुरू हो गया, इधर गुजरात की तरफ से, इधर बंगाल की तरफ से। और आपने मुझसे पूछा कि मुगल सल्तनत बीच में कुछ समय के लिए रुक गई, 10 से कुछ 15 साल जी, कंटिन्यूअस मुगल सल्तनत नहीं रही, बीच में 15 साल का ब्रेक लगा था। वो क्यों हुआ था? जिम्मेदार थे जिनका नाम जो शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी का क्या था कि इधर अफगानिस्तान से सॉरी इधर गुजरात से अफगानियों का हमला हो रहा था, और उधर बिहार वाली साइड से शेर शाह सूरी ने हमला किया। साथ ही साथ में हुमायूं की जो फौज थी उसमें वबा फैल गई। वबा समझते हैं आप? वबा मतलब बीमारी जैसे कोरोना वायरस है, इस टाइम पर बहुत ही फास्ट बहुत तेजी के साथ फैलने वाली बीमारी है। इसी तरीके से उस समय पर वबा फैल गई, जिसकी वजह से हुमायूं की फौज के बहुत सारे लोग मारे गए, तो उनकी फौज कमजोर पड़ गई, दोनों तरफ से हमला होना शुरू हो गया, उनके भाई उनका सपोर्ट नहीं करते थे, डिसलॉयल रहे, और उधर शेर शाह सूरी वाज वेरी मच पावरफुल। सो अब मैं यहाँ पर अपने जवाब को रोकता हूँ, आगे कंटिन्यू करूंगा कि बदकिस्मत राजा रहे। अब मैंने एक नाम लिया बीच में, शेर शाह सूरी। जी हाँ, कौन थे वो, कहाँ से ताल्लुक रखते थे, और उन्होंने क्या ऐसा किया कि हुमायूं को और ज्यादा बदकिस्मत कहा जाने लगा? ये मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, तो आप अपने जवाब को रोक के मुझसे सब क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि मुझे कितनी नॉलेज है? नॉट एग्जैक्टली, बट यस, मैं सवाल तो कर रहा हूँ। Okay. तो शेर शाह सूरी एक्चुअली उनका असल नाम था नहीं, उनका असल नाम था फरीद खान। तो उनका एक्चुअली वो एक गवर्नर थे एक राजा के, तो उनके जो राजा थे वो शेरों से मुकाबला करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने एक वर्चस्व बनाने के लिए। तो एक दिन हुआ कुछ यूँ कि जब वो शेर से अपनी ताकत दिखा रहे थे तो शेर उनके पास भारी पड़ गया और उनके गले पे अटैक करने ही वाला था। इतने देर में फरीद खान जो थे वो तलवार लेके गए और उन्होंने तलवार कुछ इस तरह से चलाई, इतनी ताकत से चलाई कि जो शेर का सर था वो धड़ से अलग हो गया। तो उसके बाद राजा इतने प्रसन्न हुए उस बात से और उन्होंने उनका यानी कि फरीद खान का नाम शेर रख दिया। कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो फरीद खान थे यानी कि जो शेर थे वो राजा बन गए, तो उनको एक लक़ब मिल गया शाह। शाह का मतलब होता है राजा, किंग, तो उनके साथ नाम लग गया शेर शाह। उसके बाद फिर वो काफ़ी, जैसा आपने मुझसे पूछा कि वो क्यों हुमायूं के, तो शेर शाह जो थे काफ़ी ज़्यादा फिर परेशान करते रहते थे। जैसा आपने बताया कि हुमायूं के बार बार जाते थे, जंग लड़ा करते थे उनसे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इसके आगे आप बताने वाले हैं, मेरे सवाल के जवाब मैं अपना दे चुका हूँ। सो ये हुआ कि शेर शाह सूरी ने अटैक किया हुमायूं के ऊपर और 2 बैटल्स हुई। अब उनकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हाँ 2 जगह जंग हुई और दूसरी जंग में ऐसा हुआ, दोनों में हुमायूं हारे। एक बार हारे तो कनौज में जाकर के उन्होंने शरण ली, लेकिन फिर शेर शाह उनका पीछा करते हुए वहां भी आ गए और फिर उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। तो यहाँ पे 15 साल के लिए ब्रेक लग गया। सो नाउ शेर शाह सूरी was the new king of Delhi, and Humayun had to flee away to to some other country or to some other kingdom. उनके अपने भाई थे कामरान, अफगानिस्तान वाला एरिया उनके पास था, I mean not exactly अफगानिस्तान, लेकिन हाँ इंडिया का थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट उनके कब्जे में था। बट उन्होंने शरण नहीं दी क्योंकि कामरान obviously wanted Humayun to be killed so that he could become the next ruler. तो उन्होंने शरण नहीं दी, हुमायूं भटकते रहे और फिर वो ईरान पहुंचे। ईरान को तब पर्शिया कहा जाता था। गेम हम अक्सर बच्चे गेम खेलते हैं कि प्रिंस ऑफ पर्शिया वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम्स ऑफ
आई मीन इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। जब प्लेस्टेशन का दौर चला था तब वो पर्शिया, जी हाँ, उसके ऊपर मूवी भी आई थी प्रिंस ऑफ पर्शिया। अच्छा, उसके ऊपर मूवी भी, जी हाँ। तो ईरान के समय पर बादशाह थे शाह तमस्प जी। तो शाह तमस्प ने उनको अपने यहाँ शरण दी और हुमायूं को जैसे एक राजा को इज्जत देना चाहिए, जैसे एक मेहमान राजा को इज्जत देना चाहिए कहा जाता है, उन्होंने उसी तरह का सम्मान दिया। कामरान ने उस समय पर, जो उनके सौतेले भाई थे, कामरान ने उस समय पर शाह तमस्प को लेटर भेजा कि आप मुझे जिंदा या मुर्दा हुमायूं दे दीजिए, मैं आपको जमीन का कुछ टुकड़ा दे दूंगा। तब शाह तमस्प ने हुमायूं से कहा कि यू टेक माई आर्मी, beat Humayun, beat Kamran, occupy his throne and give me his piece of land. ओके। खैर वो सफर बड़ा लंबा चला। इधर शेरशाह सूरी ने 5 साल तक हुकूमत करी और उसके बाद 1540 से 1545 तक हुकूमत करी, फिर उनकी डेथ हो गई। इंडिया में ये सीन चल रहा है। वहाँ पे क्या चल रहा है कि हुमायूं शाह तमस्प की शरण में है और वहाँ पे उनको राजा जैसा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है और वो अपने आप को दोबारा से तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया के ऊपर दोबारा हमला करें और दोबारा कैसे दिल्ली सल्तनत का जो अपना तख्त था उसके ऊपर फिर से कैसे काबिज हो जाए। कहानी आगे बढ़ी, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बहुत जगह भटकते फिरे, यहाँ तक कि कुछ ऐसा टाइम आया कि पर्शिया उन्हें छोड़ना पड़ा और कई जगह भटकते रहे। साथ ही साथ में उनकी शादी हो चुकी थी और एक पॉइंट ऐसा आया कि बाद में जब उनकी किताब हम पढ़ते हैं, उनकी जब बायोग्राफी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि हुमायूं का जिक्र है कि मैं कहा मुगल बादशाह था। तो अकबर की ज़िंदगी क्या कहानी रही, उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसे रहा, वो आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बताते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बताऊंगा मैं कि अकबर को सिर्फ अकबर नहीं कहा जाता था, अकबर द ग्रेट कहा जाता था। अब द ग्रेट के पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे के बहुत सारे किस्से हैं कि उनको द ग्रेट क्यों कहा जाता है। तो सब तो नहीं बता पाऊंगा वरना बहुत लंबा वक्फा हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब अकबर 13 साल के थे, वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए थे, एजुकेशन नहीं मिल पाई थी, तो उनको जो सपोर्ट करा था वो उनके एक वफादार साथी ने करा था जो हुमायूं के भी वफादार थे। उनका नाम था बैरम खान, उनका नाम था, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा। उसके बावजूद अकबर इतनी तेज़ी से, 13 साल के थे, को 13 साल की उम्र का बच्चा कोई ज़्यादा ज़हीन नहीं होता है, लेकिन उनका दिमाग इतना शातिर था कि बहुत तेज़ी से सब चीज़ें सीखते गए कि किस तरह से जंगें लड़ी जाती हैं, किस तरह से ऑर्डर दिए जाते हैं, किस तरह से अपने सेना को संभाला जाता है, टेरिटरी को किस तरह संभाला जाता है। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने एक ग्रेट की उन्होंने। दूसरी चीज़ उन्होंने ये करा कि जब वो समझ गए चीज़ें, तो जैसे ही वो एक ओरिजिनल राजा की फॉर्म में आए, क्योंकि जब वो 13 साल के थे तो वो खुद रूल नहीं करते थे, वो बैरम खान की हेल्प से रूल करते थे। जब वो खुद अपने रूल में आए तो उन्होंने सबके ऊपर इक्वल टैक्स कर दिया, यानी कि हर रिलीजन के ऊपर इक्वल टैक्स कर दिया। तीसरी ग्रेट उनके कहने की वजह ये थी कि उन्होंने सोचा कि ये इनइक्वालिटीज़ हैं काफ़ी सारी, कि हर रिलीजन दूसरे रिलीजन को सही नहीं समझता है, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ही एक रिलीजन बनाऊं और उसको सबका एक, हर रिलीजन का एक कॉमन गोल होता है, उस कॉमन गोल को रखते हुए एक ही रिलीजन रहा जाए। तो उन्होंने जितने भी स्कॉलर्स थे, हिंदू स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स, क्रिश्चियन स्कॉलर्स, जैनिज्म स्कॉलर्स, सबको बुलाया। बुलाने के बाद एक मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद सबके कॉमन पॉइंट पकड़े और सबका एक कॉमन पॉइंट था कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, चोरी नहीं करनी है, किसी का कत्ल नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। यही सबसे बड़ी एक रिलीजन की फ़िलॉसफी होती है जो, तो उन्होंने इसको रखा। अब ये कोई सच ग्रेट बात नहीं थी। एक्चुअल ग्रेट बात क्या है कि उन्होंने एक राजा होने के बावजूद किसी के ऊपर ये जो उन्होंने रिलीजन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा था दीन इलाही, वो किसी के ऊपर थोपा नहीं। यानी कि उनके अपने सेनापति जिनका नाम था मान सिंह, उनको जब बुलाया गया, उनको बताया गया अपनी फ़िलॉसफी, अपने रिलीजन के बारे में, उन्होंने कहा कि अकबर द ग्रेट, मैं ये बात नहीं मान पाऊंगा, मैं अपने ही रिलीजन फॉलो करना चाहता हूं। तो अकबर ने बिना किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग के, बिना कोई सवाल करे उनसे कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप अपना रिलीजन फॉलो करिए, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देगा, मैं रिस्पेक्ट करूंगा, मेरी सारी सेना रिस्पेक्ट करेगी, आप अपना रिलीजन फॉलो करिए, हम अपना रिलीजन लेके चलते हैं। इसके अलावा जब वो एक किंग बने, किंग बनने के बाद वो अपनी टेरिटरी बेशक एक्सपेंड करना चाहते थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने किसी के ऊपर डायरेक्ट जंग नहीं करी। वो पीस में यकीन करते थे, वो पीस लवर थे। उन्होंने सबको न्योता दिया कि आप अपनी अपनी टेरिटरी संभालिए, मैं वहाँ पे आके कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दूंगा। मैं आपका बस मैं ये चाहता हूँ आपसे कि जब आप कहीं पर भी जाएँ तो अपने झंडे के साथ एक हमारा झंडा यानी मुग़ल सल्तनत का झंडा आप लहराएँ और हमें भी अपने साथ साथ किंग माने हमें अपना। तो उन्होंने किसी पे भी ज़बरदस्ती नहीं करी, उन्होंने जंग कभी प्रेफर
प्रेफर नहीं करी, उन्होंने हमेशा पीस प्रेफर करा। तो उसके बाद जब राजपूत पे जब ये न्योता गया तो काफ़ी सारे राजपूतों का एहसास हो चुका था कि मुग़ल सल्तनत की जो फ़ौज है वो काफ़ी ताकतवर है, तो अगर हमारी लड़ाई होंगी तो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने झंडे के साथ साथ आपका झंडा भी लहराना पसंद करेंगे। तो लेकिन उसके बावजूद एक राजा ऐसे थे जो कि बात नहीं मान रहे थे, राणा उदय सिंह। उन्होंने ये न्योता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करा। तो उन्होंने, अकबर ने फिर दोबारा उनको न्योता भेजा। उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि कभी भी वो जंग प्रेफर नहीं करते थे, हमेशा पीस प्रेफर करते थे, इसी वजह से उनको द ग्रेट कहा जाता है। उसके बाद जब उनकी शादी जोधाबाई से हुई, जिनका असल नाम हरकाबाई था, तो जब वो शादी होके आई महल में, उनके अकबर के महल में, तो उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि आप जो धर्म मानती हैं उसी को मानिए। अगर आपको इस हमारे किले के अंदर मंदिर बनवाना है वो भी बनाइए, जो पूजा आपको करनी है वो भी करिए, जो रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं वो फॉलो करिए। मेरी तरफ से, मेरी सेना की तरफ से, मेरे घर की तरफ से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बेशक उसको फॉलो करिए। कितनी अच्छी बात है ना ये आमिर। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट आपकी बात से इस बात का अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं सेक्युलर हिंदुस्तान की बुनियाद जो है वो देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि शायद अकबर ने ही, अकबर द ग्रेट ने ही सेक्युलर हिंदुस्तान की बुनियाद रखी है, कह सकते हैं ऐसा। और वो उनकी ग्रेटनेस थी और इसी वजह से उनको आज भी याद रखा जाता है। जी हाँ। यूनिवर्सल पीस में उनका बहुत ज़्यादा भरोसा था। जी हाँ। और यकीन था, और वो सुलह कुल कहा जाता है कि पीस फॉर ऑल, यूनिवर्सल पीस। जी हाँ। वो बहुत ज़्यादा मानते थे। और जैसा कि उमर ने बताया कि रिलीजियस फिलॉसफी उन्होंने अपनी बनाई थी जिसे वो दीन इलाही कहते थे, और जिसका यही था कि कॉमन कॉन्सेप्ट सारे रिलीजन्स के लिए जाए। और जिसके लिए सवाल, आपको मालूम है कि मैं सारी बात फिर से रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताइए। एक और सवाल दागने वाला। दो सवाल हैं बेसिकली। पूछिए। पहला सवाल ये कि जहाँ पे एक रिलीजियस जो कांग्रीगेशन होता था, जहाँ पे सारे लोग बैठा करते थे, सारे धर्मों के लोग बैठते थे, जी हाँ, और डिस्कशंस किया करते थे, वो कौन सी जगह थी? पॉइंट नंबर 2 कि जो बैरम खान थे उनका क्या रोल रहा, और बैरम खान जब अकबर बन गए, जब अकबर राजा बन गए, उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में, जी हाँ, तो बैरम खान का क्या रोल रहा? ओके, तो आपके पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। उस जगह को कहा जाता था इबादत खाना, जो कि आगरा में बना हुआ है। आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि बैरम खान के बारे में आपने मुझसे पूछा। तो बैरम खान 13 साल से ही अकबर को संभाल रहे थे। जैसे अभी हमारे बीच में डिस्कशन हुआ, उन्होंने सब चीज़ें सिखाई उनको कि उनको जंग कैसे लड़नी है, अपने सिपाहियों को कैसे संभालना है, टेरिटरी कैसे एक्सपेंड करनी है। तो अकबर काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल थे बैरम खान के लिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं काफ़ी हद तक सीख भी चुका हूँ, तो क्यों ना अब एक छोटा सा ब्रेक दे दिया जाए बैरम खान को। तो उन्होंने कहा कि बैरम, उनको बुलाया अपने दरबार में, उनसे कहा कि आप एक हज यात्रा कर लिए, कुछ टाइम आपको यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा, आप अपने वहाँ पे इबादत करिएगा। तो वो हज यात्रा पे निकल गए। फिर हुआ कुछ यूँ कि तो जब वो हज यात्रा के लिए निकल गए थे तो कहीं रास्ते में कुछ अफगानियों ने मिलके उनका कत्ल कर दिया। तो ये रहा आपके सवाल के दोनों सवालों के जवाब। ऑलराइट। सो अकबर द ग्रेट के बारे में, उनकी ग्रेटनेस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए शायद अलग से वीडियो बनाना पड़े। बिल्कुल, वो तो उनके ग्रेटनेस की बात की जाए तो शायद, जैसा अभी शुरुआत में ही कहा था कि शायद ये टाइम कम पड़ जाए। तो अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अकबर द ग्रेट ने काफ़ी ज़्यादा ग्रेट वर्क करे, टेरिटरी अपनी एक्सपेंड करी, काफ़ी सारे पीस मेकिंग उन्होंने करी। तो उसके बाद जब अकबर के बाद कौन से राजा आए, उनका क्या नाम था और उनका क्या रोल रहा? आपने सवाल का जवाब शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मूवी शायद हो सकते देखी हो, हालांकि हमारी और आपकी पैदाइश से बहुत पहले आई थी, और हिंदुस्तान का सिनेमा शुरुआती दौर में था तब आई थी। मुगल आजम नाम था उस मूवी। ओके। और तो उस मूवी में अगर आपने डायलॉग सुने हैं तो आपने देखा होगा कि सलीम नाम बड़ा फेमस हुआ था, कि जी आवाज कहती थी सलीम, बेटा सलीम। और उस मूवी में शायद शेखू बाबा भी उनको शेखू बाबा भी कहा जाता है। शेखू बाबा वाज एक्चुअली अकबर, सॉरी, शेखू बाबा वाज एक्चुअली जहांगीर। अकबर जहांगीर को शेखू बाबा कहते थे प्यार से। और जहांगीर उनके बाद आए, यानी अकबर के बाद जहांगीर राजा बने और उन्होंने मुगलिया सल्तनत की जो गद्दी थी उसको संभाला। और उनके बारे में एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितनी टेरिटरी उनके फादर ने उनको कमा के दी थी उसको उन्होंने संजो के रखा, और 2-4 एरियाज उन्होंने और एक्सटेंड ही कर दिए।
क्योंकि समय की बड़ी हमारे साथ पाबंदी है, तो हम जहांगीर के बारे में मुख्तसर सी बातचीत करके, जिनका असली नाम सलीम था और उनको टाइटल जिसे कहा जाए लक़ब मिला हुआ था जहांगीर का, यानी पूरे गीर, पूरे जहां का गीर, यानी पूरे कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो जहांगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जहांगीर वाज नॉट एक्चुअली द नेम ऑफ द कंसर्न्ड किंग, इट वाज द टाइटल व्हिच वाज गिवन टू हिम। ओके, सवाल है अगला आपके लिए। मैंने आपके सवाल को बड़ा मुख्तसर से जवाब दिया, और उसके बाद अगला सवाल आपके लिए तैयार कर दिया है कि जहांगीर के बाद एक राजा आए, जी हाँ, जिन्होंने हिंदुस्तान को बहुत सारे तोहफे दिए, जी हाँ, जो उस समय का हिंदुस्तान था। कौन थे? मैं जानता हूँ कि आपने जहांगीर के बारे में मुख्तसर सी बात क्यों रखी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ताजमहल और लाल किले या कुछ ऐसी ही इमारतों की बात करना चाह रहे हैं कि जो कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आते हैं, जो कि और भी कई जगह पे उनकी खूबियाँ हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। एम आई राइट? आप बिल्कुल सही पहचान गए, समझदार हैं आप। तो चलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये मैप दिखाना चाहूँगा कि अकबर ने कितनी सारी टेरिटरीज इंडिया पे, आप ये मैप देख रहे हैं, कितनी सारी टेरिटरीज उन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी, अपने किंगडम में आने लगा था उनके मुगल सल्तनत के। तो उसके बाद जहांगीर ने आके इसी को संभाला, इसी को अच्छे से रखा। उसके बाद अब बात करते हैं शाहजहाँ की। जब इंडिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा मुगल सल्तनत के अंडर आ चुका था, तो शाहजहाँ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि अपनी इमारतें जो बनवाना चाह रहे थे वो बनाते। तो उन्होंने फ्लो ऑफ वेल्थ काफ़ी था, तो उन्होंने कई सारे इमारतें बनाई, जिसका सबसे पहला नाम आता है ताजमहल, लाल किला, ओल्ड दिल्ली जिसको शाहजहानाबाद भी कहा जाता था, चांदनी चौक को चांदनी क्यों कहा जाता था इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ताजमहल के बारे में बताते हैं आपको। ताजमहल मुमताज़ महल के लिए उन्होंने बनाया था जी। उनके टॉम है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन क्या आप यहाँ पे मेरा एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि ताजमहल का आइडिया शाहजहाँ के पास कहाँ से आया था? नॉट एग्जैक्टली, आप बताइए। आपका सवाल एकदम वाजिब है और बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे हालांकि इसका जवाब याद करने में थोड़ा सा वक्त लगा। मेरा ख्याल है कि हुमायूं के मकबरे से, शायद हुमायूं के मकबरे से। तो क्या आप बता सकते हैं हुमायूं का मकबरा बनाया किसने था और कितने टाइम के बाद बना था? क्योंकि हुमायूं की डेथ हो गई थी, उसके काफ़ी सालों के बाद वो बना था, तो ऐसा क्या हुआ था और इतना लेट क्यों बना? आप बताइए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में। हुमायूं का मकबरा उनकी वाइफ ने बनवाया था और ये काफ़ी वक्फे के बाद बना था। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हुमायूं का मकबरा है। ताजमहल इसका रेप्लिका आपको नज़र आ रहा होगा। इसका टॉम देखिए किस तरह से बना हुआ है। और हुमायूं, अगर मैं आपको बताऊं कि हुमायूं के मकबरे में डबल डोम है, वही चीज़ ताजमहल में भी यूज़ हुई है। और आपको यहाँ पे ताजमहल के साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि जो मीनार सिस्टम है वो पहले नहीं था, यानी मस्जिदों में पहले मीनार नहीं हुआ करती थी। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कश्मीर की ये मस्जिद है। तो ये क्या आपको मस्जिद नज़र आ रही है? ये मस्जिद है? जी हाँ, ये मस्जिद है। आपको क्या लगा ये क्या है इमेज देख के? मुझे लगा कि शायद ये चर्च है। जी नहीं, ये चर्च नहीं है। पहले ये मीनार सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो ये मस्जिदें ऐसी ही हुआ करती थी। तो जब पहली बार मैंने देखी थी, मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, मुझे भी ये सेंट जेवियर्स या चर्च ही नज़र आया था। तो उसके बाद शाहजहाँ ने ये मीनार सिस्टम लागू किया, मतलब अपने आर्किटेक्चर में उन्होंने मीनार सिस्टम यूज़ करा। अच्छा, आपने अभी जो हुमायूं टूम दिखाया था और ताजमहल दिखाया, मैंने उसमें भी नोटिस किया कि हुमायूं टॉम में भी फाइंड दीस minaret, whereas ताजमहल एग्जैक्टली हुमायूं टॉम में मीनारें नहीं थी, ताजमहल में मीनारें थी। और इसके बाद फिर मस्जिदों में मीनारें यूज होने लगी। यही वजह है कि आपने बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो बताई, तो इसका मतलब ये दैट इज व्हाई वी कॉल हुमायूंस टॉम एज द सेकंड ताज, राइट? जी हाँ, एग्जैक्टली, इसको सेकंड ताज कहा जाता है। सेकंड ताज से याद आया, क्या आपको पता है कि एक ब्लैक ताज भी आज होता शायद? जी, आई हैव हर्ड दीस स्टोरीज। कैसे था? हिस्टोरियंस ने ऐसा बताया है कि ऐसा हुआ था कि जब काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जो यूज़ हो चुकी थी इसमें, उसके बावजूद शाहजहाँ ने एक ब्लैक ताज, यानी कि ताजमहल का एग्जैक्ट रेप्लिका, बस पूरा प्योर ब्लैक कलर में वो बनवा रहे थे। लेकिन औरंगजेब से कुछ उनकी अनबन हुई, तो यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से ब्लैक ताज का कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ पाया और आज हम नहीं देख पाते। वो जो था वो ये शायद
ऐसा मुझे लगता है कि शाहजहां ये दर्शाना चाहते थे कि मैं जो हूँ मुमताज़ महल की परछाई हूँ, इस वजह से वो ताजमहल के एग्जैक्ट बराबर में ब्लैक ताज बनवाते ताकि वो शायद ताजमहल की परछाई सा दिखता। सही बात है। इनफैक्ट यस, आई एम ट्राइंग टू इमेजिन, तो बीच में यमुना नदी बहती हुई जा रही है, Exactly. ताजमहल उस तरफ ब्लैक ताज, एग्जैक्टली तो मुमताज महल की परछाई एक तरीके से है ना। यस, जी एग्जैक्टली, गुड इंटरप्रिटेशन। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि जैसा अभी यहाँ पे हमने जिक्र किया था कि जो ओल्ड दिल्ली है उसको हम शाहजहानाबाद कहा करते थे, और मैंने जैसे उस टाइम पे एक बात छेड़ी थी कि वहाँ से चांदनी चौक जो आज वो एरिया कहलाया जाता है उसको चांदनी चौक क्यों कहते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे मुझे कि चांदनी चौक को चांदनी चौक क्यों कहा जाता है, और फिर उस शाहजहानाबाद का क्या हुआ। और वहाँ पे मैंने ऐसा पढ़ा है कि वहाँ पे चारों तरफ दीवारें थीं कि ताकि कोई भी अनवांटेड पर्सन वहाँ पे नहीं आ सके, या कोई अगर जंग हो तो अपना पूरा शहर यानी कि पूरा दिल्ली, यानी उस टाइम पे तो शाहजहानाबाद था वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। तो उसका फिर क्या हुआ? मैं एक दफ़ा वहाँ से चांदनी चौक से जा रहा था, और अब तो खैर वहाँ बाज़ार है और बहुत आई मीन वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेसेस इन दिल्ली। तो मैंने पूछा था किसी से कि ये ताजमहल सॉरी ये इस एरिया को चांदनी चौक क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने मुझे बताया था, आई डोंट नो इफ इट इज हिस्टोरिकली करेक्ट और नॉट, लेकिन जो उन्होंने बताया था कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि लाल किले से ठीक सामने, अगर मैं यहाँ पे अगर फोटो आपके लिए ला सकता हूँ तो लाल किले से ठीक सामने की तरफ उस रोड पे जो कि आज चांदनी चौक है उस पे एक नहर सी बहती हुई आती थी। ओके, और मैनमेड नहर थी वो, आर्टिफिशियल नहर। ओके, आर्टिफिशियल नहर थी वो आती थी, और उस पे जो है चांद की रोशनी पड़ती थी रात। ओके, और चांद की जो चांदनी पड़ती थी उस चौक पे, जी हाँ, तो वो बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत एक इवेंट या एक बहुत खूबसूरत सीन होता होगा, जो बहुत लोगों को अच्छा लगता था, शायद उसी वजह से उस जगह का नाम चांदनी चौक। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट वाटर वाज सो क्लीन कि जब उस पर चांद की रोशनी पड़ती थी तो वो एक वो चमकता था पानी, वो बिल्कुल चांदनी लगती थी, उसके बाद वो चमकता था पानी, इस वजह से आज शायद वो एरिया चांदनी चौक कहलाता है। मैं इमेजिन करता हूँ रोमान, मैंने जब ये कहानी सुनी तो मैं वहीं पे चांदनी चौक की भीड़ में इमेजिन करने लगा कि क्या दौर होता होगा वो जब लाल किला सामने होता होगा और चांदनी चौक पे नहर जाती होगी बहती हुई, हम और तुम चलते वहाँ जाते, चाय का कुल्हड़ हाथ में लिए हुए होते, शाहजहां आते तो हम साइड में दब जाते, तज़फ़्फ़ुर नहीं पाते। तो क्या खूबसूरत रोमान वो मंजर होता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर। कभी कभी मैं जब जाता हूँ किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे, जब मैं लाल किला जब पहली बार गया था इतना खूबसूरत लगा था मुझे, तो मैं सोचता था कि आज तो ये काफ़ी ज़्यादा ढल सा गया है, कुछ दीवारों पे क्रैक आ गए हैं, कुछ जगह गंदगी सी रहती है। उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा साफ चमकचमाता हुआ रहा करता होगा, तो कितना खूबसूरत लगता होगा। काश कोई टाइम मशीन होती, शायद मैं वहाँ पे जा पाता, देख पाता। मैं भी तुम्हारे साथ चलता। और तुम्हारा दूसरा सवाल था, मुझे सोचने में उसका जवाब, मैंने जो कहानी सुनाई थी ना उसमें मैंने जवाब सोचा कि क्या था। यू आस्क्ड मी कि शाहजहानाबाद जो कि ओल्ड दिल्ली कहलाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने नया दिल्ली बसाया तो ओल्ड दिल्ली कहलाया जाने लगा, उस दौर में शाहजहानाबाद कहलाता था। तो शाहजहानाबाद क्या वर्ल्ड सिटी था या नहीं था? मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे ऐसा याद होता है कि पूरी तरीके से चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, और उसके बीच में लाल किला था और सामने चांदनी चौक थी, और जो चारों तरफ से घिरा हुआ शहर था इसकी में 14 गेट्स थे, ऐसा कहा जाता है। जैसे 14 गेट्स। हाँ, जैसे लाहौरी गेट, अगर आप अभी भी वहाँ जाएंगे तो ये नाम सुनेंगे, दिल्ली गेट आप नाम सुनेंगे, तो ये सब गेट्स वहाँ पे बने हुए थे। 14 गेट्स थे, जो शहर के अंदर आएगा या जो शहर से बाहर जाएगा तो उसके ऊपर नजर भी रखी जा सकती थी, और साथ ही साथ में जैसा आपने कहा कि अनवांटेड कोई था तो उसको रोका जा सकता था। सो यस, आई समटाइम्स इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट वुड हैव बीन। माई क्वेश्चन वॉज कि उन वॉल्स का क्या हुआ या उन गेट्स का क्या हुआ, आपने वो जवाब नहीं दिया। राइट, मेरा अंदाजा है कि जब अंग्रेज आए यहाँ पे, यानी जब अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया तो वो मुगलों की छाप को खत्म करना चाहते थे, और इसलिए नई दिल्ली को बनाया गया, अरावली हिल्स के ऊपर नई दिल्ली का कंस्ट्रक्शन किया गया। एंड न्यू दिल्ली इटसेल्फ इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल, आई शुड से।
तो लेकिन कहीं ना कहीं ओल्ड दिल्ली भी था, लेकिन उन्होंने ओल्ड दिल्ली को एक तरीके से स्टोर हाउस की तरह यूज किया कि वहां पे अपनी आर्मी को, लाल किले के अंदर अपनी आर्मी को वो वहां पे उनकी आर्मी रहती थी। और लाल किले को ऐसा कहा जाता है कि जो आज हम देखते हैं वो बस एक फ्रैक्शन है, जो असल में लाल किले के अंदर स्ट्रक्चर बने हुए थे वो सब खत्म हो चुके हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं, वो एक फ्रैक्शन है, वो एक फ्रैक्शन है। फिर इतने सारे वॉर्स हुए, उस सब में कहा जाता है कि वॉल्ड सिटी जो था वो कहीं खो गया। तो चलो रोमान, फिर अब ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर आते हैं और बिल्कुल जी। तो हुआ कुछ यूं कि फिर शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर दिया आगरा के किले में जी। तो ऐसा क्या हुआ उन बाप बेटों के बीच में कि औरंगज़ेब ने शाहजहां को कैद करना पड़ गया आगरा के किले में। और दूसरे, मेरा आपसे एक सवाल तो ये रहा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि औरंगज़ेब का असल नाम औरंगज़ेब नहीं था, तो वो नाम क्या था उनका असल नाम? तो अब आप बताना शुरू करिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का। तो पहला जो सवाल है उसका तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन दूसरा सवाल है वो हमारी ऑडियंस उसका जवाब देगी। ओके, तो मतलब आप नहीं देंगे, ऑडियंस कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देगी। ओके, तो आपके लिए सवाल है कि औरंगजेब का असली नाम क्या था, क्योंकि औरंगजेब जो है वो उन्हें खिताब दिया गया था, तो असली नाम क्या था। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने मुझसे पूछा कि औरंगजेब ने अपने फादर को यानी शाहजहां को कैद कर दिया था या नजरबंद कर दिया था आगरा के किले में। वो भी उनकी खुद की ख्वाहिश थी कि शाहजहां चाहते थे कि आगरा के किले में बंद किया जाए। जी हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो वो क्या थी, वो मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि क्यों नजरबंद हो। वो आगरा के किले में अपने आप को कैद या नजरबंद इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो आगरा के किले से ताजमहल का व्यू देखना चाहते थे। तो वो ये चाहते थे कि मैं कहीं और नज़रबंद या कैद होने से अच्छा कि मैं अपनी एक बनाई हुई अपनी बीवी की टॉम को निहारता रहूं, यानी कि ताजमहल को निहारता रहूं। उसकी वजह ये रही थी। अब आप जल्दी से मुझे बताइए कि औरंगज़ेब के बारे में कि कुछ कैसे राजा थे, क्या हुआ ऐसा फिर? औरंगजेब कैसे राजा थे इसके बारे में कह पाना जरा मुश्किल भी है और कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि औरंगजेब अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल राजा रहे हैं। ओके। और उनके बारे में ज़्यादा कुछ कह पाना मुझे लगता है कि ख़तरे से खाली नहीं है। तो इसीलिए विदाउट सेइंग मच अबाउट हिम, 2-4 बातें हैं जो उनके बारे में ख़ास हैं, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। एक ये कि उनको जिंदा पीर कहा जाता था। ओके, पीर मतलब सेंट। अब जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? क्योंकि बहुत सेंट या कोई साधु या कोई पीर बड़ी सादी जिंदगी गुजारता है और ऊपर वाले से बहुत डरता है। तो ये कहा जाता है औरंगजेब के बारे में दैट ही वाज अ वेरी गॉड फियरिंग रूलर, और वो बहुत सादा जिंदगी गुजारा करते थे। और मुझे याद है कि आपने मुझे बताया था कि उन्होंने अपने दरबार से मौसीकी को भी हटा दिया। जी हाँ, उन्होंने अपने दरबार से सारी म्यूजिक को, गायकों को या जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उन सबको हटा दिया था। जी, तो ये उनकी जो परसेप्शन था सादगी का उसमें फिट होता था, और सादगी को दर्शाने के लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें हटा दी थी। हालांकि ये भी कंट्रोवर्शियल है कि सादगी और मौसीकी का ताल्लुक वो जिस तरीके से देखते थे लोग उसे अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि सादगी का परसेप्शन उनकी नज़र में जो था वो बहुत से लोग उसके खिलाफ बात करते हैं। ओके, चलिए उस पर तो नहीं जाते हैं। बस ये है कि औरंगजेब एक तो जिंदा पीर थे, और दूसरी बात ये कि औरंगजेब को बहुत ब्रूटल भी कहा जाता है। जी हाँ। उसकी एक खास वजह ये रही कि जो सिखिज्म जो एक धर्म है, जी हाँ, और सिखिज्म एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत की बात बहुत ज्यादा करता है। ओके। और आपने देखा होगा कि सेवा भाव जो है वो सिखिज्म में बहुत है, लंगर चलते हैं उनके डेली, और जिस तरीके से सेवा करते हैं, ऑब्वियसली दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी मच फैसिनेटिंग अबाउट देम। तो उन्हीं के 9 गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। जी, गुरु तेग बहादुर का असैसिनेशन या उनकी शहादत कहा जाता है कि उनको शहीद जो किया वो औरंगजेब के ऑर्डर्स पर किया गया। ओके। तो देयर मस्ट बी एन एक्सप्लेनेशन कि उन्होंने अगर उनका कत्ल किया या असैसिनेशन किया तो क्यों किया? असैसिनेशन का क्या रीजन हो सकता है, उस पर भी जाना एक अपने आप में कंट्रोवर्सी से खाली नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी को असैसिनेट करना तो गलत है ही। जी हाँ। क्या रीजन से, क्या वजह थी, उसके ऊपर जाना भी अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है। तो उस पर नहीं जाते हुए एक और बात थी कि वो गॉड फेयरिंग तो थे ही, लेकिन थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, जिसकी वजह से वो जो उनके परदादा ने जो सेक्युलर हिंदुस्तान की नींव रखी थी, यानी अकबर द ग्रेट ने वो जस्ट
उसके अपोजिट हो रहा था जो औरंगजेब कर रहे थे। ओके। तो एक ये चीज थी जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्शियल थे, और साथ ही साथ में कहा जाता है कि कई सारे मंदिर और मजार उन्होंने जो था वो ढा दिए थे। ओके। तो उसका ब्लेम उनके ऊपर आता है। हालांकि ऑन द अदर साइड ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को जो था वो जमीन ग्रांट पर दी थी। और आमिर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने वो मंदिर और मज़ार को गिराया था, डिमोलिश किया था, जिन पे उनको शक था कि इसके नीचे ख़जाना छुपा है। क्योंकि अक्सर लोग पहले मंदिर या मज़ार के नीचे या मस्जिद के नीचे ख़जाना छुपाया करते हैं ताकि लोग वहाँ पे शक नहीं करें। तो जब औरंगज़ेब को ये बात पता चली तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं मंदिरों को या मज़ारों को या मस्जिदों को डिमोलिश किया था जहाँ जिसके नीचे उनको ख़जाना मिला भी था। कह सकते हैं। हालांकि इस पे भी लोग ये बोलते हैं कि ये एक बहाना हो सकता है, और वैसे आमतौर पे ऐसे राजा करते भी थे। हालांकि ये बात एक पॉजिटिव बात है, वो ये है कि उन्होंने ग्रांट्स दिए थे काफ़ी मंदिरों को, और साथ ही साथ में मज़ारों को भी ज़मीन दी थी उन्होंने। Okay. तो ऐसा नहीं है, और यही चीज़ है जो उनको कंट्रोवर्शियल बनाती है। लेकिन एक बात जो खराब हुई वो ये हुई कि उनके दौर में वही राजपूत जो कि अकबर का साथ देते थे, वही राजपूत सब मुगल्स के खिलाफ हो गए थे। Okay. वो दूसरी तरफ सिख्स उनके खिलाफ हो चुके थे। Okay. और साथ ही साथ में मराठा जो थे, जो हिंदुस्तान के पठार वाले इलाके में, यानी कि प्लेटो रीजन में, डेक्कन वाला जो एरिया, उसमें वो काफी उभर रहे थे। Okay. सो मराठास इधर पावरफुल हो रहे थे, उधर Okay. सिख्स उनके खिलाफ हो रहे थे। Okay. और इधर राजपूत उनसे नाखुश थे। Okay. तो औरंगजेब पावरफुल थे, जैसा आप टेरिटरी देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को लगभग कवर कर लिया था, सिर्फ एक्सट्रीम साउथ वाला एरिया रह गया था। जी हाँ। तो पावरफुल बहुत थे, लेकिन वो उस काबिलियत के साथ, अकबर जिस काबिलियत के साथ जीत पाए थे सबको, वो उस काबिलियत के साथ शायद नहीं जीत पाए थे। Okay. और उसके बाद खैर हुआ यूं कि जब अकबर की डेथ हो गई 1707 में, तब उनके जब डिसेंडेंट्स आए, तब तक मराठास बहुत पावरफुल हो गए थे। Okay. साथ ही साथ में मुगल्स के काफी दुश्मन हो गए थे, और वो दुश्मन जिस रीजंस की वजह से रहे वो मैंने आपको बताए, और इस वजह से उनके डिसेंडेंट्स फिर उस पावर को संभाल नहीं पाए। और मुगल्स का डिक्लाइन 1707 से शुरू हुआ औरंगजेब की। और कई लोग ऐसा कहते हैं, आप ने भी सुना होगा कि भाई औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल रूल खत्म हो गया। जी हाँ, मैंने ऐसा सुना है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि मुगल रूल एक्चुअल में कब खत्म हुआ? नहीं आमिर, ऐसा नहीं है कि उनका जो मुग़ल रूल था वो 1707 से 1857 तक उनका रूल चलता रहा था। यानी कि औरंगज़ेब लास्ट मुग़ल किंग नहीं थे, उनके बाद भी उनके डिसेंडेंट्स आए, उनका रूल चला। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि लास्ट मेजर किंग अगर कहा जाए तो वो औरंगज़ेब रहे। उसके बाद टेरिटरी छोटी होती गई। जो इनके इससे पहले जो राजा गए, मुग़ल राजा गए, उन्होंने जीत के दी, वो कम होती गई हल्के हल्के करके, और वो फिर एक बहुत छोटे जगह तक यानी दिल्ली तक सीमित रही। तो इस वजह से वो कोई इतना मेजर हिस्टोरिकल पार्ट नहीं है जो हम अक्सर आम तौर से हम पढ़ें। अगर डिटेलिंग रिसर्च करनी है तब आपको ये बात पता चलेगा कि मुग़ल रूल सिर्फ औरंगज़ेब तक सीमित नहीं था, उसके आगे भी मुग़ल रूल रहा। लेकिन उस समय तक मराठा रूल जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, मतलब इतना स्ट्रांग हो गया था कि जैसा कि एक टाइम पे मुग़ल रहे थे। तो आमिर, मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो के बाद हम अगली वीडियो जो शूट करेंगे वो मराठा एम्पायर पे शूट करेंगे, कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी शायद। हाँ, इनफैक्ट मराठास आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स जी हाँ। कंट्री हैज been blessed with। जी हाँ, शिवाजी महाराज इज वन ऑफ देम। तो बिल्कुल मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मराठास के ऊपर जो है वो रोमान की बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ है। और मैं चाहूँगा कि रोमान जो है वो अगली बार जब हम डिस्कशन करेंगे, मैं बहुत कम जानता हूँ मराठास के बारे में, तो मैं आपके साथ ज़रूर बैठना चाहूँगा और चाहेंगे कि हम डिस्कशन करें, मैं आपसे सीखूँ, और जो भी थोड़ी बहुत मैं आपको किस्से कहानियाँ मैंने सुने हैं, हिस्टोरिकली तो करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हो पाए शायद, लेकिन हाँ मैं आपको जो किस्से कहानी मैंने सुने वहाँ बिल्कुल अगली वीडियो हम जो है मराठास के ऊपर ही शूट करेंगे। आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, शायद वो आप पूछ सकते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि ये अक्सर जो ऑर्डर है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो इस ऑर्डर को याद रखने का या दिमाग में बिठाने का अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ, एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था, लेकिन आज मैं कंफ्यूज नहीं होता हूँ। वो ट्रिक मैं बताता हूँ किस वजह से कंफ्यूज नहीं होता हूँ। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है भाजपा। तो भाजपा से मैंने एक वर्ड ड्राइव किया जो भाजसा कहलाता है, जिससे हम इंग्लिश में
मतलब हम भाजपा को इंग्लिश में लिखेंगे। जी हाँ, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो वो वर्ड बनता है भाजता। उसको मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जिसको ऑर्डर आता है BHAJSA, भाजता। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये एक पैटर्न है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे आप याद रख सकते हैं। शायद मैं इस ट्रिक से आपकी हेल्प कर सकता हूँ मेमोराइज करने में इसको। लेकिन रोमान इसमें 2 जगह ए है। जी हाँ। तो हम कैसे याद रखेंगे कि 2 जगह ए हैं, ए फॉर अकबर एंड ए फॉर औरंगजेब। हम इस तरह याद कर सकते हैं कि जो ग्रेट होता है वो हमेशा पहले आता है, तो अकबर द ग्रेट तो वो पहले आते हैं एंड औरंगजेब बाद में आएंगे फिर। राइट। जी हाँ। तो बहुत मज़ा आया आमिर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी हम रिकॉर्ड करें। डेफिनेटली। और आपको हमारी बातचीत अगर बेहतर लगी है और आप कुछ फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं अगली बार के लिए, हम इस मामले में हम डिस्कशंस के दौर में जी हाँ तरीकों में बड़े नए हैं और आपके फीडबैक्स, आपके सजेशन से ही हम लोग जो भी सुधार ला सकते हैं लाने की कोशिश करेंगे। बस ये है कि पहला कदम उठाने की कोशिश करिए और जब तक पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक शायद आगे बढ़ने की उम्मीद नजर। बिल्कुल सही बात। सो आपको जो भी अच्छा लगा हो वो हमें जरूर बताइएगा। औरंगजेब वाले क्वेश्चन पे जी हाँ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि औरंगजेब का एक्चुअल नेम क्या था। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। दिस इज रुमान अली एंड दिस इज Amir Javed Khan signing off with the promise that we are going to meet again on another show or another episode on the Marathas.